So there you heard the Vice President of India, Mr. C.P. Radhakrishnan, addressing the CII Partnership Summit in Visakhapatnam. We'll get back to our coverage of the Bihar elections, where the trends so far at the moment are giving a clear edge to the ruling NDA. We were discussing some of the structural factors, some of the decisive factors behind what the trends reflect at the moment. अजीत जी, वापस आपके पास आऊँगी। हमने महिलाओं का तो काफ़ी डिस्कस कर लिया कि जिस तरह से उनका हाई वोटर टर्नआउट रहा है, और 2005 से जिस तरह से सरकार ने उन पर उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स लाई हैं, जिस तरह से उनको एम्पावर किया है, वो एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं उनके इस हाई वोटर टर्नआउट में और एनडीए की इस जीत की बढ़त की ओर भी। लेकिन युवाओं का क्या रोल देखते हैं आप? क्योंकि जेन जी जो है उसने अभी तक सिर्फ नीतीश कुमार का ही शासनकाल देखा है। उसमें जो है बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं। जेन जी ऐसा नहीं है। जेन जी जो है वो सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं पसंद करते हैं, बीजेपी को भी पसंद करते हैं। तो वो दोनों चीज़ें, और ऐसा भी नहीं है कि जेन जी में भी फ्रेगमेंटेशंस है, वोटों में अलग अलग ब्लॉक्स अलग अलग तरीके से दिया है, जो डेवलपमेंट वर्क के आधार पे दिया है। अगर आप जाते हैं पटना तो देखिए अब सड़कों का और बिजली की स्थिति कैसी हुई है। बिजली की स्थिति पहले से बहुत अच्छी बेहतर हो गई है। सड़कों का जाल बिछ गया है, हर जगह पे सड़कों का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क हुए हैं। ठीक है, फैक्ट्री नहीं लगी है और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट, कभी भी कोई चीज़ जो है वो उससे बेहतर ही होता जाता है। डेवलपमेंट तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता जाता है। लेकिन जेएनजी में ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा जो है सिर्फ तेजस्वी को दिया या जॉब के लिए ही दिया है। जॉब सृजन के मामले में भी बहुत सारे स्कीम चलाया है नीतीश और मोदी सरकार ने, तो उसका भी असर पड़ेगा। और पहले तो पूरा फुल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद देखिए कि क्या है। लेकिन जैन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और नीतीश के साथ भी हैं, और साथ साथ वो एस्पिरेशनल क्लास है। वो नई चीज़ें देखना चाहता है, बदलाव चाहता है, नई नई चीज़ें चाहता है, प्रयोग चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही इंटेलिजेंटली नीतीश कुमार को कभी सामने बहुत ज़्यादा नहीं किया कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। जहाँ पे बोलना था वहाँ बोला, जहाँ नहीं बोलना था। तो दोनों क्लास को जो है, इन दोनों लोगों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। रिलेटेड सवाल आप जो कह रहे हैं और युवाओं वाले एस्पेक्ट पे एक तीसरा फ्रंट आया संतोष जी। प्रशांत किशोर एक ऐसी पार्टी लेकर आए, उन्होंने ये दावा किया कि हम आपके उन मुद्दों को, और युवाओं को खास करके टारगेट किया, जिसमें मिलेनियल्स भी थे, जेनजी भी थे, उनके मुद्दों को टारगेट किया कि आपको बाहर ना जाना पड़े, माइग्रेशन शुड स्टॉप। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें इट्स इन अ स्टेट ऑफ पैराडॉक्सेस कि आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स भी बिहार से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो लेबरर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो भी बिहार से ही है। एक बड़ी आयरनी वाली सिचुएशन होती है जब हम बिहार के बारे में बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम माइग्रेशन रोकेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट यहीं जनरेट करेंगे, इंडस्ट्रीज यहीं लाएंगे, और हम आपको एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स ने उनको उतनी स्पेस नहीं दी बाकी दो पार्टीज के कंपैरिजन में, बट आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह का उन्होंने कैंपेन रखा, जिस तरह से उन्होंने साल भर में मेहनत की और खास करके युवा वर्ग को टारगेट किया, वोट प्रतिशत के मामले में उनको कुछ हासिल हो सकता है? अभी देखिए, ये तो रिजल्ट जब आएगा तो पता लगेगा। लेकिन कोई भी जो स्टेट हो, खासकर बिहार, जहाँ पे पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि आदमी को 12, 13, 14 साल से ही जो है समझ में आने लग जाता है, तो उस स्टेट में जब उन्होंने युवाओं की बात उठाई, लोगों को अच्छा लगा कि नया मुद्दा है भाई, नई चीज़ें हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये तुलना भी की कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो कितनी सीटें जीत पाएंगे, क्या वो वास्तव में ये बदलाव ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। और फिर वहाँ उन्होंने ये देखा कि भाई केंद्र में मोदी सरकार और यहाँ पे नीतीश कुमार, वो दोनों जो हैं ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो आप उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज़ जो सभी लोग मानते हैं कि वो विकास करते हैं। विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और निवेश के मुद्दे पे उनसे बढ़िया नेता इस समय देश में नहीं है। तो युवाओं को लगा कि भाई जो निश्चित है उसे छोड़ के अनिश्चित के पीछे भागना। और दूसरा जो मतलब बहुत लोगों ने पता नहीं उसका आकलन किया नहीं किया, मैंने बिहार का दौरा किया तो कई लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि अल्टीमेटली प्रशांत किशोर जो हैं वो भाजपा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि वो तो भाजपा के बिल्कुल करीबी हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, कई समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संतोष जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, भरोसे का, विश्वास का। नीतीश कुमार और बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है,
उस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। ये रुझान साफ साफ बता रहे हैं, 12 लगभग बज चुके हैं और लगभग इसी के आसपास परिणाम भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है जो मैं समझना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बिहार में गली गली घूमे, SIR का मुद्दा उठाया, वोट को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, कई तरह के शब्द उन्होंने ऐसे कहे जिसकी शायद लोग प्रयोग करना भी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ घूमे। बिहार की जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया राहुल गांधी पे? 6 सीटें, ये कांग्रेस की हालत बता रहा बिहार में। आप इसको समझने के लिए आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि कोई भी चुनाव, मोदी जी स्टार कैंपेनर हैं, उनके नाम पे वोट पड़ते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में चुनाव का जो परिणाम है वो कैसे आता है कि लोग आपके पक्ष में वोट डालें। आपके पास हर मतदान केंद्र पे अपना पोलिंग एजेंट होना चाहिए, वो कार्यकर्ता होने चाहिए जो आपको घर से ले जाकर वोट डलवाएं, एक एक आदमी को चेक करें कि भाई हमारे वोटर ने वोट डाला कि नहीं डाला। बिहार की बात करें तो बिहार में इस समय सिर्फ 4 पार्टी ऐसी हैं जिनके पास पोलिंग बूथ का नेटवर्क है। उसमें सबसे बढ़िया काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी, उसके बाद जेडीयू है, जेडीयू का क्योंकि जातिगत गणित अति पिछड़ों का है, उसके अलावा आरजेडी। ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास अपना वोट बैंक भी है और उनके पास वो नेटवर्क भी है जो उस वोट बैंक को ले जाके वोट डलवा सकते हैं। आपका भगवान होगा कोई, मान लीजिए, तो भगवान है, ठीक है भाई, भगवान की हम पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे, मंदिर में पुजारी होना चाहिए, मंदिर का दरवाजा खोलने वाला कोई होना चाहिए, वहां पे व्यवस्था करने वाला कोई होना चाहिए। तो ठीक है, कांग्रेस में भाई हो सकता है भगवान है वो, लेकिन जो मंदिर और उसका नेटवर्क है, बाकी जो एलाइड सर्विसेज हैं, वो कांग्रेस के पास वहां नहीं है। वहां पे उसे आरजेडी की जरूरत है और मुझे लगता है कि आरजेडी से जो सपोर्ट कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और अगर आप इसके अलावा दूसरी चीज देखेंगे, पप्पू यादव अभी निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन 23 टिकट जो है कांग्रेस की, ये बताया जाता है कि पप्पू यादव ने दी हैं। तो पप्पू यादव ने क्यों दी हैं? दूसरा, जो उनके वहां पे एक दूसरे नेता हैं, 12 सीटें उन्होंने दे दी। तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में आपके लिए काम कर रहे हैं, इस स्थिति में भी जब आप बहुत ही कमजोर स्थिति में आ गए, अगर उस समय भी आपके कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलेगा, In fact, तो वो क्या sorry to करेंगे? interrupt, but you can see on the news flash the NDA has already crossed 2/3 majority in the trends. So before we proceed, for those of you who've joined us at the moment, the current trends stand at BJP leading on 84 seats, the JDU on 77, the RJD at a distant third on 35 seats, LJP Ramvilas at 22, Congress at 5. In fact, it's come down to 5. Manoj, you were discussing 6. CPIML at 7 and the Hum Party at 5 seats. So these are the current trends. It's almost midday. It's about 12 o'clock. And talking about the vote share, the BJP, which is leading on 84 seats, it currently stands at around 21.77%. So that's the vote share as far as the trends are concerned. You can already see visuals of BJP leaders celebrating. NDA is eyeing a landslide victory in the state of Bihar. We were talking about the Modi factor just before we started to update you about the trends. And talking about the Modi factor, there was a comparison on how he's not just a star campaigner for the BJP, but the amount of effort he puts in to make sure that not just his voters, the fixed vote base, but also those on the fence switch to the NDA. That's what matters for the party. In this case, we've seen Prime Minister visit Bihar at least 7 times, address 14 rallies across the election period. Compare it to any other leader from any other party who was trying to be the challenger, they'd stand nowhere close. This was more than last time. 2020, the Prime Minister had addressed about a dozen rallies, and he'd visited the state 5 times. This time, I think he went ahead 2 more extra days, 2 extra rallies, and that has in so many ways repaid for the alliance. Although the alliance did portray Nitish Kumar as the face, this perhaps will be the last election of Nitish Kumar. He himself
has managed to hold on to his vote base. The JDU currently leading on 77 seats and their vote percentage stands at about 18.54%. संतोष जी, एक सवाल आपसे है और ये नीतीश फैक्टर को लेकर है, क्योंकि बिहार में एक नेता हैं जो 2005 से अलग अलग तरह की स्कीम्स, अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स महिलाओं को, युवाओं को, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन 20 साल बहुत होते हैं, एक पॉलिटिकल फटीग भी है। इस इलेक्शन से पहले उनके सेहत को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई, कहा गया कि अब वो एक फिट नहीं है उस चेयर के लिए, लेकिन फिर भी 5th स्ट्रेट टर्म शायद उनको मिल रहा है। 20 इयर्स एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है। ये ट्रेंड्स अगर होल्ड करते हैं, JDU 77 अभी लीड कर रहा है, अगर 74-75 के आसपास भी सीट्स आती हैं इनकी, बीजेपी अगर बड़ी पार्टी भी बन के उभरती है, तो भी एनडीए ने ये अश्योर किया है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। नहीं, जो अभी मैं परिणाम देख रहा हूं, मैं वही आकलन कर रहा था कि ये भी पॉसिबल है कि अभी मतलब बीजेपी उस स्थिति में आ गई है कि वो नीतीश को हटा के अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है और उन्हें नीतीश की शायद जरूरत भी ना पड़े। अभी जो आंकड़े चल रहे हैं जी, क्योंकि अदर्स में 18 से 21 के बीच में चल रहा है कि हैं, और अदर्स में निर्दलीय हैं, छोटे दल वाले हैं, जो ये देख के पाला बदलता है। मुझे लगता है संतोष जी, ये आपका एक अपना विचार हो सकता है, कुछ लोगों का विचार हो सकता है, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने चुनाव का नेतृत्व किया, और दिल्ली में भी जो एनडीए गठबंधन है, जो सरकार है, वहां भी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी दोनों साथ हैं, इस तरह का मतलब सवाल मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। लेकिन अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो एमवाई फैक्टर की बात होती है, ओवैसी साहब भी चुनाव लड़े, जोरदार ढंग से लड़े। जो एमवाई फैक्टर था उसमें क्या मुस्लिम वोटों में, खास तौर से सीमांचल में, क्या मुस्लिम वोट बटा? देखिए, शुरुआती दौर में जो मुझे ग्राउंड से इंफॉर्मेशंस मिले, कई जगहों पे जो है, जैसे एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर थे मोहम्मद कमरान, उनका टिकट काट दिया गया, और उसी के बाद जो है आरजेडी के थे वो, और उसके बाद ही उनका जो है कमेंट आया ओवैसी साहब का कि भाई मैं तो इस पार्टी में दरी बिछाने के लिए हूँ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया उसको, मुकेश सैनी को, जिनका 2% वोट शेयर है। कास्ट तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो और बिहार के पॉलिटिक्स में तो विशेषकर ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो और उसके बाद उससे जो है ना मुसलमानों के बीच में जो है एक मैसेज गया, तो उससे कहीं ना कहीं एक मुसलमानों में गया, उनका विश्वास कुछ कम हुआ। अब वो तो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा कि कैसा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मास लेवल पे, मैंने भी कई जगहों पे जब सीमांचल का मैं दौरा कर रहा था या आसपास में जब गया था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो मैं अभी देख पा रही हूँ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, कि आरजेडी भले ही तीसरे स्थान पर है, अभी ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि 35 सीट पर आगे चल रही है, बीजेपी 84 पर और जेडीयू 77 पर वोट शेयर अगर हम देख रहे हैं तो आरजेडी अभी भी सबसे ज्यादा है, करीब 23% है, 22.93%। बीजेपी 84 सीट्स पर आगे है पर 21.57% है। जेडीयू सेकंड नंबर पर है, 18.79% है। वोट्स के मामले में कंसोलिडेशन है, यादव वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है, मुसलमान वोटों का मैक्सिमम जगहों पे, कुछ जगहों पे टूटा होगा जहां सीटें इस तरह की हुई हैं, लेकिन ज़्यादा कंसोलिडेशन है। दूसरा, उन्होंने ऐड ऑन किया है, वो आईपी गुप्ता को लाए थे, आईपी गुप्ता से ऐड ऑन हुआ है, और कुछ जो है उन्होंने मुकेश सैनी को लाया तो उससे भी ऐड ऑन हुआ है। तो उन्होंने अपने सोशल बेस को एक्सपेंड करने की कोशिश की है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है विनेबिलिटी में ये चीज़ होता है कि आप कैंडिडेट्स अच्छे साफ सुथरे छवि के हों और बेहतर हों। एक भी ऐसे उनके कैंडिडेट्स, कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी छवि अच्छी नहीं थी, कुछ कैंडिडेट जिन पे आरोप थे, तो उसका एक पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, पूरे रीजन वाइज उसका बैड इमेज जाता है, खराब इमेज जाता है, और वो उस चीज़ स्प्रेड होता है। ठीक है, वोट शेयर के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज जिस तरह से रुझान है, बिहार के केवल किसी एक इलाके में नहीं, पूरे संपूर्ण बिहार में बीजेपी एनडीए की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं, क्योंकि जनता भी महसूस कर रही है
केवल नकारने का काम नहीं किया है, महागठबंधन को समाप्त करने का काम नहीं किया, उन्होंने वंशवाद के खिलाफ भी मुहर लगाई है। अभी तक सारी चीजें स्पष्ट हैं, सारी गणना समय पर चल रही है, 5 राउंड गिनती भी हो चुकी है और 5 राउंड के जो रुझान है वह बदलते नहीं हैं और इसलिए एक भारी बहुमत से हम बना रहे हैं। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य एनडीए सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बहुमत के साथ एनडीए शासन में आ रही है। जहां तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट है। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी, ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए और बिहार की जनता को ये याद है कि जो सशक्त बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का जो रास्ता है वो किसने साफ किया है बिहार में और आगे लेकर के किसमें वो क्षमता है जो यहां तक बिहार को लेके आए हैं, यहां से और आगे ले जाने का बिहार का क्षमता किसके पास है। So we will continue with our discussion on the sweeping majority that the NDA alliance is seeing in the state of Bihar. For the moment, a very quick break. We'll return after a very short breather.